चलो यार आ जाओ। अच्छा मुझे फटाफट से बताना, आपको ये सारे मेथड समझे? आउटपुट मेथड समझा? आउटपुट मेथड, प्रोडक्ट मेथड, कंपनी से जो प्रोडक्ट पेन बन के बाहर निकल रहा है ये भी तो आउटपुट ही है। आउटपुट मेथड, प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा दो तरह से वैल्यू करोगे, एक है फाइनल गुड्स की वैल्यू से, दूसरा है वैल्यू एडेड अप्रोच से। दो वैल्यू से, दो इसे एडप्ट करोगे, ठीक है। एक है आपका फाइनल गुड्स अप्रोच, दूसरा है आपका वैल्यू एडेड अप्रोच। फाइनल गुड्स में डायरेक्टली आप 1100 ले लोगे, यहां पे आप 800 प्लस 200 प्लस 11 प्लस 100 ऐसे करके आपने 1100 बनाया, ठीक है। ओके, फिर इनकम मेथड में आप क्या बोलोगे? डायरेक्टली आप इनकम मेथड में बोल दोगे, सारी चीजें मिटाओ पहले तो। इनकम मेथड क्या बोलोगे? इनकम मेथड में बोलो। इनकम मेथड मतलब जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसे ही हम लोग नेशनल इनकम भी बोलते हैं। भाई नेशनल इनकम निकाल लो या जीएनपी निकालो इनकम मेथड से। मतलब इनकम मेथड मतलब सारी इनकम, किसी को रेंट के फॉर्म में पैसा मिलता है, किसी को वेजेस मिलता है, किसी को इंटरेस्ट मिलता है, किसी को प्रॉफिट मिलता है, तो ये रवि प्लस मान लो कुछ मिक्स इनकम होती है। मान लो किसी बंदे की मिक्स इनकम है, थोड़ी इधर से थोड़ी इधर से, तो वो भी ऐड कर लेना, जो भी इनकम है सब ऐड करोगे, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट वो भी ऐड कर लो। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनकम ये क्या हो जाएगी आपकी? नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा लिखा, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, अरे बाप रे यहाँ तो पूरा जगह ही नहीं है हमारे लिए। हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आता है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड x माइनस एम, m माइनस एक्स, p माइनस आर, r माइनस पी, क्या बोलोगे? फर्स्ट वन, ठीक है, फर्स्ट वन विल बी योर करेक्ट आंसर, x माइनस एम। क्यों? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करोगे ना यार। ये कब से हो गया कि तुम इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट करोगे? ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करोगे। अगर पॉजिटिव फिगर आया तो तुम्हारे नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगा, अगर नेगेटिव आया तो भाई सवाल ही नहीं उठता, फिर तो आपकी कंपनी लॉस में है। फिर मतलब आपका जो इंडिया है उसको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, नेशन ये भी जो भी अब्रॉड जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं इससे कोई इनकम नहीं हो रही है। समझ में आ रहा है? अच्छा कंफ्यूजन होता है लोगों को r माइनस पी या x माइनस एम, तो x माइनस एम, ठीक है। चलो आ जाओ अब फटाफट से एक्सपेंडिचर मेथड की तरफ बढ़े। जैसे नाम सजेस्ट करता है ना आपको एक्सपेंडिचर, ये मेथड भी सेम वैसा ही है। अभी हमने ऑलरेडी पढ़ के आए हम लोग कि गवर्नमेंट, ये देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि हाउस होल्ड सेक्टर, एक हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, वो कंजम्पशन करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस x माइनस एम, ये सारी चीजें ये क्या हो जाएगा आपको पता है? एक्सपेंडिचर मेथड। समझ में आ रहा है? बिकॉज दीज ऑल आर एक्सपेंसेस ओनली ना। अरे मैंने 20,000 रुपए का वो बंदे से मोबाइल लिया था, तो जो 20,000 रुपए उसको इनकम गई है, उसने और इन्वेस्ट किया, तो वो उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। समझ में आ रहा है? वो बंदे के लिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। क्लियर एवरीवन? ये क्लिक हो रहा है कि इनकम बोला तो रवि पाएगा, एक्सपेंडिचर बोला तो C प्लस आई प्लस जी आएगा, x माइनस एम आएगा, r माइनस पी आएगा। बोलो यहां तक क्लियर? यस, यहां पे r माइनस पी है, r माइनस पी यहां पे है। जितना भी रिसीट्स माइनस पेमेंट, जितना भी जो नेट अमाउंट बचा ना, कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल नेट अमाउंट बन रहा है, वो भी आपके यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, देखो अंडर दिस मेथड टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय सोसाइटी इन पर्टिकुलर ईयर इज एडेड टुगेदर। सिंपल सी लाइन है कि जितने भी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं सोसाइटी में, वो सारे खर्चे को हम लोग ऐड करेंगे। नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय समिंग अप। क्या क्या सम करना है, क्या क्या प्लस करना है हमें? प्लस करोगे आप कंजम्पशन, प्लस करोगे आप इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मेड बाय इंडिविजुअल, मेड बाय फर्म्स, मेड बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ ईयर, एंड बाद में लिख दो, दैट्स इट, डन। समझ में आया? सारे जितने भी खर्चे हो रहे हैं सोसाइटी में पहले वो ऐड करोगे। दूसरा आप क्या बोलोगे कि भाई जो भी कंजम्पशन हो रहा है या जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, चाहे वो एक इंडिविजुअल बंदा करे, चाहे
कोई एक फर्म करे चाहे गवर्नमेंट करे, तो सारी चीज़ों को ये लिखो, इंडिविजुअल बंदा करे, फर्म करे, गवर्नमेंट करे, या फॉरेन से कुछ हो रहा है, तो सारी चीज़ हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। क्लियर है एवरी वन ऑफ यू? सिंपल था यार, कुछ भी नहीं है इसमें, हमें कुछ भी नहीं है। डन। ओके चलो अब आ जाओ थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज या कंसेप्चुअल डिफिकल्टीज। क्या डिफिकल्टीज होती है इन मेजरिंग नेशनल इनकम? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कई बार वो लोग एग्जाम में आपको ऐसे पूछते हैं थ्योरेटिकल डिफिकल्टी बताओ मैम, मतलब और भी डिफिकल्टी होती है? हाँ, एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी भी होती है, एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, एक थ्योरेटिकल डिफिकल्टी। प्रैक्टिकल डिफिकल्टी में ऑब्वियसली कैलकुलेशन पार्ट जहाँ जो आएगा ना, कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना मुश्किल है। हर कंपनी अलग अलग डिफरेंट रेट्स लगाती है, ठीक है, अलग अलग मेथड है, कैसे कैलकुलेट करे बताओ। प्रैक्टिकल डिफिकल्टी नेशनल इनकम में, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, अरे सीएसओ कैलकुलेट करता है नेशनल इनकम को, नेशनल इनकम को सीएसओ कैलकुलेट करता है, तो वो सीएसओ को कैलकुलेट करने में ना कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ये आता है कि डेप्रिसिएशन यार हर एक कंपनी अलग अलग लगाती है, कोई यूनिफॉर्म रेट ही नहीं है डेप्रिसिएशन। ऊपर ऊपर से बता रही हूँ मैं, ठीक है, अगर ये पॉइंट समझ गया ना तो उसके ऊपर का थ्योरेटिकल डिफिकल्टी समझ में आ जाएगा। डन गाइस, प्लीज बी विथ मी 100%। एक बार अप्रोच सीख लो कि प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज क्या है, तो इनको छोड़ दिया तो सारी डिफिकल्टी क्या हो जाएगी, थ्योरेटिकल डिफिकल्टी हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। ओके नाउ, जिसमें इलिटरेसी है, मतलब कितने अनपढ़ लोग हैं, इलिटरेट्स कितने हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो इग्नोरेंस है, इग्नोरेंट है, ठीक है। जैसे स्मॉल प्रोड्यूसर्स, यार ये छोटे जो प्रोड्यूसर्स है ये लोग अकाउंट ही मेंटेन नहीं करते हैं, इनका बैंक अकाउंट ही नहीं है, लोग तो सारी कैश ट्रांजैक्शन ही करते हैं। लो कर लो, अब क्या करोगे, कैसे मेंटेन करोगे, समझ में आ रहा है? अच्छा, बैंक अकाउंट नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट, BOA, बुक्स ऑफ अकाउंट, वो भी मेंटेन नहीं करते लोग। फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे, ये सीएसओ कैसे कैलकुलेट करेगा? प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, समझ में आ रहे? अच्छा, फिर ये जो इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्रीज है, अब ये पेन बना, पेन हमारी कंपनी से पेन बन के बाहर आ रहा है, पेन हमारा आउटपुट है, पेन हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, लेकिन ये पेन की जो प्राइस थी, ठीक है, आपने फाइनल प्रोडक्ट मान लो 100 रुपये का पेन है, ठीक है, 100 रुपीज़ का पेन है, आपने ये 100 रुपीज़ तो इंक्लूड किया, प्लस साथ साथ ऐसा हो गया कि जो इंटरमीडिएट गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स मैम, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स मतलब, अरे बाबा इस ये जो पेन है ना, इसकी जो निप है, निप, ठीक है, या फिर इसका जो रिफिल है, रिफिल पार्ट, आपने उससे भी ऐड कर लिया। अरे बाबा, जब पेन आपने बनाया है तो उस पेन की प्राइस में ये 100 रुपीज़ में इसका रिफिल, इसका पूरा आउटर कवर, सारी चीज़ें इंक्लूड हो गया ना, फिर आपने इंटरमीडिएट गुड्स क्यों ऐड किया? प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, समझ में आ रहा है? कि कई बार क्या होता है, जैसे रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स, RM क्या है यहाँ पे डियर, व्हाट डू यू मीन बाय दिस RM? रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश प्रोडक्ट, दीज आर इन्वेंटरीज। अगर कोई भी मिस्टेक हो गई ना कैलकुलेशन में, अगर ये 100 रुपीज़ कैलकुलेट करने में कोई भी मिस्टेक हो गई, ठीक है, या आप ऐसा मानो अगर ये रिफिल की प्राइस कैलकुलेट करने में कोई मिस्टेक हो गई, तो ऑब्वियसली 100 रुपीज़ कैलकुलेट करने में भी मिस्टेक हो जाएगी मैम। मतलब अरे बाबा, ये पेन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना कुछ बटन्स है जिससे हम लोग ना कंट्रोल करते हैं, ठीक है, रिफिल, दिस बटन्स, ठीक है, वो प्लास्टिक का जो कवर है वो सब, ठीक है, कवर लिख देती हूँ मैं, प्लास्टिक कवर नहीं लिखते हैं, जो भी कुछ मटेरियल यूज हुआ होगा, कवर, ठीक है। मान लो रिफिल का प्राइस आएगा 20 रुपीज़, बटन अगेन 20 रुपीज़, इसका कवर मान लो आप आता है 80 रुपीज़, ठीक है। तो ये पेन कितने का हुआ बताना मुझे ज़रा, आपने पेन की प्राइस कितनी कैलकुलेट करी, ये टोटल करके 120, यहाँ पे आपने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे मान लो आपने ना कुछ मिस्टेक कर दिया, आपने यहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक कर दिया, तो ऑटोमेटिकली ये जो फिनिश गुड्स है, ये जो फाइनल वैल्यू है पेन की, उसमें भी मिस्टेक हो जाएगा। ये एरर कैसे पकड़ेगा CSO, समझ में आ रहा है?
CSO ये एरर कैसे पकड़ेगा बॉस? गाइज ये क्लियर हुआ कि आप लोगों को, ये सभी को क्लियर हुआ कि अगर इंटरमीडिएट गुड्स की, इंटरमीडिएट जो गुड्स बन रहे हैं, जैसे पहले रिफिल बना, फिर उसका कवर बना, फिर उसके कुछ बटन वगैरह बने होंगे ये पेन को लगाने के लिए, ठीक है, अगर इसकी प्राइस में कुछ ऊपर नीचे हो गया ना तो फाइनल गुड्स की प्राइस में तो गया, मतलब पेन की जो फाइनल वैल्यू है उसमें तो गड़बड़ होनी ही है। तो मुझे एक बात बताना ना यार, ये CSO ये मिस्टेक कैसे फाइंड आउट करेगा? ये तो आपके क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन एरर हुआ है ना, समझ में आ रहा है? ये आपका इनकरेक्ट कैलकुलेशन है। तो ये भी एक, ये क्या है, एक इनकरेक्ट वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स, ये भी एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है। अच्छा, आपके पास जो डेटा है वो इनएडिक्वेट है, वो अनरिलायबल डेटा है। मतलब जो तुमने जो डेटा रखा है, जो तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया है, वो इनएडिक्वेट है, अनरिलायबल डेटा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फार्मर्स के साथ ऐसा होता है कि कितने किलो के क्रॉप्स हुए हैं, कितना फिशरीज हुआ है, कितना एनिमल है, कितना फॉरेस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, अरे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में भी कई बार ऐसा होता है कि कितना कंस्ट्रक्शन के लिए ना कितना रॉ मटेरियल एग्जैक्टली यूज हुआ है, ठीक है। वो लोग सीमेंट के पूरा वो फाड़ते हैं, ठीक है, पूरा सीमेंट का जो बोरा का बोरा है वो, उससे वो लोग पूरी चीज़ें बनाते हैं, बट कितना यूज हुआ अगर पूछा तो कैसे वो कोई बताएगा? आधा पैकेट यूज हुआ है या कितना यूज हुआ है? समझ में आ रहा है? ये जो स्मॉल एंटरप्राइजेस है इनके पास ये एक्यूरेट डेटा अवेलेबल नहीं होता है, तो इसीलिए प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। अगेन, डिफिकल्टीज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। गाइस, आप नेशनल इनकम, आप पहले ये ध्यान रखो कि CSO यहाँ पे नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहा है, और CSO नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहा है तो उसको ये तो पता चल रहा है कि कितने लोग काम कर रहे हैं, उसकी इंडिया में वर्किंग पॉपुलेशन यही फाइंड नहीं कर पा रहा है वो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे राखी का सीजन है, कई लोगों ने राखी के बिजनेस स्टॉल्स लगाए, दे हैड अर्न अ ह्यूज प्रॉफिट। कई लोग ऐसे हैं जो सीजनल हम लोग काम करते हैं, जैसे पटाखे की दुकानें लगाई है, दिवाली के टाइम पे क्रैकर्स लगाया है, अगेन दे हैव अर्न ह्यूज प्रॉफिट। समझ में आ रहा है एवरी वन? तो यार ये कैसे पता चले ये ऑफ सीजन वर्कर्स कौन है जो ऑल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन में भी इन्वॉल्व है, ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल माई हस्बैंड, ठीक है, जैसे वो कनाडा की अकाउंटिंग करते हैं, कनाडा फॉरेन अकाउंटिंग करते हैं वो मोस्टली, ठीक है, तो वो मॉर्निंग में तो वो ये काम करते हैं, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ही हैज़, सैटरडे एंड संडे उनके कुछ अदर असाइनमेंट्स वगैरह भी हैं, तो वो भी वर्क करते हैं। तो ये ऑफ सीजन वर्क कैसे पता चलेगा? बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा तो ही मालूम पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे होगा? अगर मान लो कैश लिया फिर कैसे मालूम पड़ेगा? समझ रहे हो एवरीवन? गेटिंग? तो ये वर्किंग पॉपुलेशन कितने लोग काम कर रहे हैं यार, ये चीज फाइंड करना बहुत मुश्किल है। ये जो अदर वर्क फाइंड करते हैं ना लोग, ये फाइंड आउट करना। मान लो लाइक जैसे मैं अभी फिलहाल नहीं पढ़ा रही हूँ कॉलेजेस में, बट इन केस अगर मैं मॉर्निंग में कॉलेजेस में पढ़ाऊँ एंड इवनिंग में मैं यहाँ पे पढ़ाऊँ, फिर गेटिंग इट? जो अदर वर्क है जैसे राखी का सीजन, ये सारे कुछ सीजन है, तो ये कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। अगेन प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। फिर एक आता है नॉन मोनिटाइज सेक्टर, जैसे कि आपके रूरल एरियाज, गांव में सारी चीज़ें कैश में ट्रांजैक्शन होते हैं, स्मॉल फार्मर्स कैश में ट्रांजैक्शन होते हैं यार, ये भी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है CSO के लिए, वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे यार नेशनल इनकम कितनी है। एंड 7th प्रॉब्लम, डबल काउंटिंग हो रही है मैडम। मतलब कई बार ऐसा होता है कि कॉटन की भी प्राइस ऐड हो जाती है, शर्ट की भी प्राइस इंक्लूड हो जाती है। मैम कैसे? अरे बाबा, मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, उसने कॉटन सेल किया और उसने कॉटन का पैसा उसके बैंक अकाउंट में लिया, ठीक है, फिर ये एक दूसरी कंपनी है, इन लोग ने इससे कॉटन लिया है और ये लोग शर्ट बना रहे हैं, तो इसका ऑलरेडी एक बार तो नेशनल इनकम में रिकॉर्ड हो गया, फिर वापस से शर्ट बनेगा, कॉटन से ही तो शर्ट बनेगा ना, यस सर नो? और ये दो अलग अलग कंपनीज है, तो कई बार ऐसा होता है डबल काउंटिंग हो जाती है, तो ये भी एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है। एंड लास्ट पॉइंट, कैपिटल गेन एंड लॉसेस। कई बार जैसे फॉर एग्जांपल ये जो फार्मर्स है हमारे पास, उनके पास में बहुत लैंड, ज़मीन बहुत होती है, ठीक है,
तो वो लोग क्या करते हैं, ये जो प्रॉपर्टी ओनर्स है, ये जो लैंड ओनर्स है, ये लोग अपनी ज़मीन बेच देते हैं। कब बेचते हैं? जब मार्केट में वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो यार ये लोग इस तरह से तो बेच के, गुड्स को बेच के, मतलब ज़मीन बेच के उन्होंने हैवी प्रॉफिट कमा लिया। यस, हैवी प्रॉफिट कमाया। और भी जरिए हैं जिससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। क्योंकि नेशनल इनकम में क्या आता है? अर्नड इनकम आता है। कल का लेक्चर याद आ रहा है क्या? अर्नड इनकम आता है। तो गाइस लेट प्लीज टेल कौन कौन से ऐसे प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है, चलो फटाफट से बता दो। तो गाइस टेल मी व्हाट आर योर प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। कितने प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है? पहला है डेप्रिसिएशन। सब कंपनी अलग अलग चार्ज करती है। अरे एक ही पीसी है फिर भी अलग अलग डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, ठीक है, ओके। इलिटरेसी रेट, इग्नोरेंस है, स्मॉल फार्मर्स को पता ही नहीं है करना कैसे है, ठीक है, वो लोग अकाउंट मेंटेन ही नहीं करते हैं। इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन बराबर नहीं हो रहा है, कुछ मिस्टेक हो गया है, क्लरिकल एरर्स हो गया है या कुछ मिस्टेक हो गया है, आपने इनकरेक्ट कैलकुलेशन किया है, तो फिनिश गुड्स इनकरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब नेशनल इनकम इनकरेक्ट कैलकुलेट हुआ, डन। फिर इनएडिक्वेट एंड अनरिलायबल डेटा, उसके कारण फिर वर्किंग पॉपुलेशन क्या है एग्जैक्टली, कितने लोग क्या काम कर रहे हैं वही नहीं पता चल रहा है आपको, ठीक है, मतलब ऑफ सीजन वर्क की बात कर रही हूँ यहाँ पे। हाँ, फिर नॉन मोनिटाइज सेक्टर है, कुछ जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है यार, ये तो, या फिर हमारे गांव में ये नॉन मोनिटाइज सेक्टर है, नहीं पता चलता। फिर प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, कई बार डबल काउंटिंग हो जाती है। एंड लास्ट वन इज योर, जैसे इनकम तो हुई है, ये कैपिटल गेन, ये जो फार्मर है इसने ज़मीन बेची तो उसको हैवी इनकम हुई है यार, उसको जो इनकम हुई है ना, मान लो आप उसको 50 लाख रुपए की इनकम हुई है, लो, लेकिन ये 50 लाख रुपए नेशनल इनकम में रिकॉर्ड नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि वो अर्न इनकम नहीं है, वो बैठे बैठा इनकम है। समझ में आ रहा है एवरीवन? प्रैक्टिकल डिफिकल्टी समझा क्या? अच्छी तरह से प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज के पॉइंट अच्छी तरह से समझे, डन, ओके। पार्थ का एक डाउट है अभी प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड कि मैडम x माइनस एम तो प्रॉफिट हुआ ना, फिर आप उसको खर्चा क्यों बोल रहे हो? ठीक है, अग्रीड, बट पार्थ आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड से। नेशनल इनकम मतलब हर इकोनॉमी में पूरे नेशनल लेवल पे जो भी कुछ इनकम होगी हम वो सारी चीजें ऐड करेंगे डियर। समझ में आ रहा है? क्योंकि आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो और नेशनल इनकम की डेफिनेशन ही वही बोलती है। अब तुरंत डेफिनेशन की तरफ जाओ, क्या बोलता है नेशनल इनकम, और आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, सवाल ही नहीं आता है डाउट का। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? सिर्फ खर्चा ऐड किया तो फिर रिसीट माइनस पेमेंट, फिर ये बोल दो ना कि हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी इन्वेस्टमेंट किया, वो भी खर्चा है हमारा। यस, अरे बिजनेसमैन जो पैसा लगा रहा है उसको आप खर्चा बोल रहे हो, तो ये लो ना, ये हमने पैसा लगाया है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, ये भी हमारा खर्चा है। अब बोलो, समझ रहे हैं? वो उसी एस्पेक्ट से ही बात कर रहा है, वो इनकम के एस्पेक्ट से ही बात कर रहा है पूरी चीजें। बिजनेसमैन अगर अपने बिजनेस में पैसा नहीं लगाएगा, खर्चा नहीं, मतलब पैसा लगाना, बिजनेसमैन का, ओनर का अपने बिजनेस में पैसा लगाना, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोल रहे हो, तो यही बिजनेसमैन है जिसने मोबाइल का बाहर से लेन देन किया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया है, तो ये भी तो उसने इन्वेस्टमेंट ही किया है ना। अभी समझा? ऐसा नहीं है, बट इट वॉज जस्ट एन लॉजिक। एक आपको ना एक लर्न करने का तरीका बता दिया, एक आपको लर्न करने का तरीका बता दिया कि भाई इनकम मेथड है तो रवि वगैरह पूरा, एक्सपेंडिचर मेथड है मतलब वो पूरा C+I+G, ठीक है, और वैल्यू एडेड है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस, बोलो ना, वैल्यू ऑफ क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इनपुट था ना, यस और नो, क्या था ये, कहाँ पर है? मुझे तो दिख ही नहीं रहा है, आपको दिख रहा है कहीं पे? कहाँ से दिखेगा यार, ये देखो, ये देखो इधर, यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इनपुट, ये हो जाएगा आपका वैल्यू एडेड मेथड। क्लियर एवरीवन?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ऑब्वियसली एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में भी तो खर्चा हुआ है ना, उसमें भी तो उस बंदे ने इन्वेस्टमेंट किया है ना अपना पैसा, यस सर नो। क्योंकि पैसा उसी टाइम पे नहीं आएगा, पैसा थोड़ा ऐसा हो सकता है कि 3 महीने बाद आए, ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह है यहाँ पे, ऐसा भी हो सकता है। डन, नाउ क्लियर। नहीं, अरे बाबा इन्वेंट्री, अच्छा अभी इसका पार्थ का एक दूसरा डाउट है कि मैम इन्वेंट्री का कैलकुलेशन गलत कैसे। अभी हमने सिर्फ ऊपर ऊपर देखा, इसका अंदर तक रीड आउट करना बाकी है, ये टॉपिक फिनिश नहीं हुआ है। बट फिर भी आ जाओ, अभी आपका डाउट है तो रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स, सेमी फिनिश एंड फिनिश प्रोडक्ट्स आर इन्वेंट्रीज, ये अग्रीड करते हो कि ये सारी चीज़ें इन्वेंट्री है। तुमने जो रॉ मटेरियल लाया, तुमने जो कॉटन लाया है, ठीक है, तुमने जो इंटरमीडिएट गुड्स वगैरह बनाए हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, वो बटन्स वगैरह, फिर कुछ और क्या क्या चीज़ें यूज़ हुआ होगा, थ्रेडिंग्स वगैरह, थ्रेड्स वगैरह यूज़ हुए होंगे, ठीक है, तब जाके ये शर्ट बना है आपका। डन। तो ये सारी चीज़ें पूरे जितने भी यहाँ पे यहाँ तक रॉ मटेरियल लाने से लेके प्रोडक्शन तक जितना भी रॉ मटेरियल, जितना भी गुड्स लगा है वो सब इन्वेंट्रीज है, ये बात क्लियर है। अगर कोई मिस्टेक हो गई, अगर कोई मिस्टेक हो गई इन कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज रिजल्ट्स इन इनकरेक्ट वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड। डियर, किसी कंपनीज के एन नंबर ऑफ गुड्स होता है, आप बड़े लेवल पे सोचो, आप बहुत छोटे लेवल पे सोचो कि मैम सारी चीज़ें हैं तो ये नॉर्मल सा कैलकुलेशन है। इन कोई कंपनी लेवल पे इतना कम कैलकुलेशन नहीं होता है। अगर इतना छोटा कैलकुलेशन होता था ना तो CMA की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती थी। कॉस्ट अकाउंटेंट CMA वो सिर्फ और सिर्फ ये कॉस्टिंग करने के लिए अपॉइंट होता है। समझ में आ रहा है? मतलब ये इतना वास्ट प्रोसेस है ये आपका कॉस्ट अकाउंटिंग करना, क्योंकि एक मशीन के एक प्रोसेस से निकला तो वो दूसरे प्रोसेस में गया तो प्रोसेस, इस प्रोसेस की कॉस्टिंग कितनी है, फिर वो दूसरे प्रोसेस में गया तो ये प्रोसेस की कॉस्टिंग कितनी है, ये थर्ड प्रोसेस में गया तो थर्ड प्रोसेस। गाइस ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं प्रोडक्शन के, ठीक है। कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं बन जाती है कि बस 3-4 चीज़ें ऐड किया हो गया, कॉस्ट निकल गया तो इसमें क्या एरर आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत सारे एक डिटेल लेवल ऑफ प्रोसेस होते हैं, मान लो 8 से 10 प्रोसेस है, तो ये तो पता चले कि ये मशीन ने कितना रॉ मटेरियल यूज़ किया, इसका यहाँ तक का मशीन 1 तक का जो प्रोसेस 1 हुआ है उसका कॉस्टिंग कितना है। अगर आपने इसी में गलती कर दी तो फाइनल गुड्स तो गलत ही होना है ना। समझ में आ रहा है? समझ में आया? यस पार्थ बोलो, क्लियर हुआ? ओके वेरी गुड यार, वेरी गुड। चलो फटाफट से मुझे प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज बता दो ना। अभी लास्ट पॉइंट है ये, एक बार वापस से रिकॉल करते हैं। डेप्रिसिएशन में अगर गलतियां हो गई तो स्मॉल फार्मर्स ने अगर अकाउंट मेंटेन नहीं किया, मतलब वो इलिटरेट है, इग्नोरेंस है, या उसने जानबूझ के, हाँ ठीक है मेरे को याद है, सारी चीज़ें याद है, बस इतना इतना ही तो लगता है, इसमें लिखने की क्या ज़रूरत है, याद है मुझे, अगर उसने ऐसा किया तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज में मिस्टेक हो गई तो, इनकरेक्ट या इनएडिक्वेट अनरिलायबल डेटा हो गया तो, डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, मतलब ऑफ सीजन वर्क जो लोग कर रहे हैं, जो लोग पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, पता नहीं चलता है। जैसे आप अमेरिका में देखोगे तो अमेरिका में हर कोई इंसान पार्ट टाइम वर्क करता है, हर एक इंसान, वो कितना भी रिच होने दो वो करता ही है, ठीक है। रेस्टोरेंट्स में जाके करते हैं वो लोग, बहुत जगह करते हैं, ठीक है। ओके, देन एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनिटाइज सेक्टर, नॉन मोनिटाइज सेक्टर है जैसे ये रूरल एरिया, स्मॉल फार्मर्स, डबल काउंटिंग होती है, नेशनल इनकम में प्रॉब्लम है। यार ये लैंड की बैठे बैठे वैल्यू बढ़ गई है भैया, बैठे बैठे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, नेशनल इनकम में नहीं आएगा, कैपिटल गेन एंड लॉसेज नहीं आएगा। मैडम बहुत सारा लॉस हो गया, अरे नहीं आएगा नेशनल इनकम में। समझ में आ रहा है? तो दीज आर योर प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। ओके, तो थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज हम लोग एक बार कल कंटिन्यू करेंगे, ऑलराइट। तो सो गाइस तब तक के लिए अलविदा, इसके आगे का लेक्चर हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। बस दैट्स इट, थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज ये पॉइंट्स बचे हैं, एंड देन हर एक पॉइंट को अंदर रीड आउट करना बचा है, ठीक है। एंड दिस चैप्टर विल बी योर ओवर, दैट्स इट, डन। एंड टुमारो और डे आफ्टर टुमारो हम लोग ये चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, तो गाइस बाय एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।